बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुशज्जी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। मीठे के बगैर खुशियाँ तो वैसे ही फीकी लगती हैं। बेकवेल केक हाउस के खुशनुमा और ताज़ा तरीन ड्राई फ्रूट से बनी चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर के साथ। जी हाँ, शहर हैदराबाद में पहली मर्तबा बेकवेल केक हाउस की शानदार पेशकश। नंबर 1 क्वालिटी की जाफरान, बादाम, पिस्ता और भी कई ड्राई फ्रूट्स के मेल जोल में तैयार की गई चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर, क्योंकि हम रखते हैं आपकी खुशियों का ख्याल। स्विगी और जोमेटो से भी हासिल कर सकते हैं। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। लबनान में इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन के दावे हिजबुल्लाह ने रद्द कर दिया। कहा, कई जगह जमा सिपाहियों को निशाना बनाया गया। इसराइल में काफी अंदर तक हिजबुल्लाह के हमले, तेल अवीव भी शामिल। साउथ लबनान में IDF बमबारी। सीरिया में इसराइल का हवाई हमला, बशर अल असद के भाई मुतासरीन में शामिल हो सकते हैं। लबनान में सीज फायर की जरूरत है, बाइडन का बयान। वजीर आजम नजीब मीकाती ने कहा, अमरीका और फ्रांस कोशिशें कर रहे हैं। गाजा में एक और UN स्कूल पर इसराइल का हमला, 7 जाँ बहक। UN ओहदेदार ने कहा, गाजा रहने लायक नहीं रहा। तेल अवीव और ईलाद बंदरगाह पर यमनियों का हमला, इराक में अमरीकी अड्डे पर रॉकेट्स दागे गए। मोसाद के खिलाफ ईरान की यूनिट का चीफ इसराइल का एजेंट है, साबिक सदर महमूद अहमदीनेजाद ने किया दावा। जमाइका के वजीर आजम ने की मोदी से मुलाकात, आपसी और आलमी मसाइल पर बातचीत, आलमी इदारों में सुधार से इत्तेफाक। जम्मू कश्मीर में वोटिंग पूरी, तीसरे मरहले में 70% के करीब पोलिंग। 8 अक्टूबर के नतीजों पर तमाम नजरें टिक गई। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसराइल ने लबनान में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू किया है, लेकिन हिजबुल्लाह ने इन दावों को रद्द कर दिया। इसराइली ओहदेदारों ने कहा कि उसकी ज़मीनी फ़ौजें साउथ लबनान में दाखिल हुई हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ने इस दावे को रद्द कर दिया और कहा कि साउथ लबनान में दाखिल होने की कोशिशों का मजबूत जवाब दिया गया और इसराइली सिपाहियों को जो वहाँ जमा हुए थे निशाना बनाया गया। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने तेल अवीव और दूसरी यहूदी बस्तियों पर ताकतवर हमले किए। लबनान के वज़ीर आज़म नजीब मीकाती ने कहा कि लबनान को अपनी तारीख़ के एक ख़तरनाक मरहले का सामना है। खबरों में कहा गया कि हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के करीब गीलात मिलिट्री बेस पर और मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। इसे एक बहुत बड़ा हमला बताया गया। हिजबुल्लाह ने कहा कि वो गाज़ा के फ़लस्तीनियों की ताईद में और लबनान और उसके शहरियों की हिफाजत में मुज़ाहमत करती रहेगी। हिजबुल्लाह के ओहदेदारों ने बताया कि इसराइली सिपाही लबनान पर हमले के लिए शोलाम नामी यहूदी बस्ती के पास जमा हुए थे, लेकिन इन सिपाहियों को निशाना बनाया गया। एक दूसरे ऑपरेशन में मुज़ाहमत के सिपाहियों ने सुबह 7:40 पर मैतूला के मकाम पर जमा काबिज़ फ़ौजियों पर हमला किया। सुबह 8:55 पर मुज़ाहमत के सिपाहियों ने एविम नामी यहूदी बस्ती पर हमला किया, जहाँ दुश्मन के सिपाही जमा थे। दिन के 10 बजे एक और ऑपरेशन किया गया, जिसमें राशपीना में इसराइली सिपाहियों को रॉकेटों की बौछार से टारगेट किया गया। इसके 30 मिनट बाद मुज़ाहमत के सिपाहियों ने फलक 2 रॉकेट के जरिए डोफ बैरक को निशाना बनाया। इसराइली मीडिया में तस्दीक की गई कि लबनान से रॉकेट्स फायर करते हुए सेंट्रल इसराइल को निशाना बनाया गया। इसका यह मतलब है कि हिजबुल्लाह ने काफ़ी दूर तक इसराइल में हमले किए।
شالوم کے مقام پر حملے میں بعض اسرائیلیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی۔ ایک میڈیا رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل کے زمینی حملے کے ڈر سے لبنان میں 25 دیہاتوں میں لوگوں نے تخلیہ کیا۔ رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل نے ہوائی حملے کرتے ہوئے لبنان کے دارالحکومت بیروت اور دوسرے مقامات کو نشانہ بنایا۔ پچھلے 2 ہفتوں میں لبنان میں 1000 سے زیادہ لوگ اسرائیلی حملوں میں جاں بحق ہوئے۔ حال ہی میں اسرائیل کے ایک حملے میں حزب اللہ کے چیف حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ایک دن پہلے ڈپٹی لیڈر شیخ نعیم قاسم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ ہلاکتوں سے تنظیم کمزور نہیں ہوگی اور حزب اللہ اپنی لڑائی جاری رکھے گی۔ انہوں نے یہ بات مانی کہ یہ لڑائی لمبی ہوگی اور حزب اللہ زمینی آپریشن کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سیریا کے صدر بشار الاسد کے بھائی میجر مہر الاسد دمشق میں اسرائیل کی بمباری میں ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل غازہ کے ساتھ لبنان، سیریا اور یمن میں حملے کر رہا ہے۔ عرب میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ دمشق کے علاقے المازہ میں اسرائیلی فوج نے بمباری کی جس میں 3 فوجی جاں بحق ہوئے اور 9 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ یہ عمارت سیرین فوج کی 4 ڈویژن کی تھی۔ اس ڈویژن کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل مہر الاسد اس حملے میں جاں بحق ہوئے ہیں، ایسا دعویٰ کیا گیا۔ دوسری طرف سیرین میڈیا میں کہا گیا کہ حملے کے وقت صدر بشار الاسد کے بھائی عمارت میں موجود نہیں تھے اور ان کے ہلاک یا زخمی ہونے کی خبر جھوٹی ہے۔ سیریا کی وزارت صحت نے کنفرم کیا کہ اس حملے میں مشہور ٹی وی اینکر اصطفیٰ احمد ہلاک ہوئے۔ WHO نے کہا ہے کہ لبنان میں زمینی حملے اور جنگ تیز ہونے کی صورت میں اسے بدترین حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ WHO کے مقامی عہدیدار کے حوالے سے ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ ڈاکٹر حنان بلقی نے کہا کہ ادارے پر کافی دباؤ ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی کے دفتر نے کہا کہ کارگزار لیڈر نے سیز فائر کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بحران کا حل سیز فائر ہے۔ معلوم ہوا کہ اس سلسلے میں امریکہ اور فرانس کوششیں کر رہے ہیں۔ ایک بیان میں فرینچ ایمبیسی نے بھی اس طرح کا اشارہ دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے لبنان میں خوفناک لڑائی کے اندیشے کے بیچ سیز فائر کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عہدیداروں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پیر کو لبنان کے حملوں میں 95 لوگ جاں بحق ہوئے۔ غازہ میں اسرائیل نے یونائیٹڈ نیشنز کے ایک اور اسکول کو نشانہ بنایا جہاں پر بے گھر لوگ پناہ لیے ہوئے تھے۔ اس حملے میں کم سے کم 7 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ منگل کی صبح یہ حملہ کیا گیا۔ یہ اسکول شجاعیہ کہلاتا تھا جو طوفہ علاقے میں ہے۔ فلسطینی سورسز نے بتایا کہ اس حملے میں 7 لوگ ہلاک ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ غازہ میں اسرائیلی حملوں کے 361 دن پورے ہو گئے ہیں۔ کئی جگہ حملے کیے گئے جن میں درجنوں فلسطینی جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ مرنے والوں میں کئی عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ جہاں اسرائیل نے غازہ میں بمباری جاری رکھی وہیں زمینی لڑائی کم ہوئی ہے۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کے تل ابیب اور ایلات بندرگاہ پر ایک بار پھر حملے کیے کہ یافا علاقے میں اسرائیلی فوج کے ایک ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا۔ حوثی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ بعض دوسرے علاقوں میں بھی حملے کیے گئے۔ یحییٰ سری نے بتایا کہ یمن میں امریکہ کے ایک MQ-9 ریپر ڈرون کو مار گرایا گیا۔ نومبر سے یمن کے حوثی غازہ کے فلسطینیوں کی تائید میں سمندروں میں اسرائیل کے جہازوں پر حملے کر رہے تھے اور اب وقفے سے وہ اسرائیل میں بھی حملے کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے بھی یمن میں حملے کیے ہیں۔ عراق میں بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سپاہیوں کے ایک اڈے پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا۔ ایران کی مدد رکھنے والی شیعہ تنظیموں نے یہ کارروائی کی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے ایسے حملے کیے ہیں۔ عراق کی وزارت داخلہ نے حملوں کی تصدیق کی۔ ایران کے سابق صدر محمود احمدی نژاد کے حوالے سے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ موساد سے نمٹنے کے لیے ایران میں بنائی گئی یونٹ کا چیف اسرائیل کا ایجنٹ ہے۔ CNN ٹرک سے بات چیت کرتے ہوئے احمدی نژاد نے کہا کہ ایران کی انٹیلیجنس ٹیم کے 20 ایجنٹس جنہیں اسرائیل کی جاسوسی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا ایران کے خلاف ہو گئے ہیں۔ ان ڈبل ایجنٹس نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں اسرائیل کو حساس معلومات بھی دی۔ احمدی نژاد نے کہا کہ یہ ایجنٹس ایران میں موساد کی حالیہ کامیابیوں کی اصل وجہ ہے۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت، لبنان میں حسن نصر اللہ کی شہادت اور دوسرے حملے اور کارروائیاں ایسا ہو سکتا ہے کہ انہی ایجنٹس کی مخبری کی وجہ سے انجام دی گئی ہیں۔
मशहूर इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान के दौरे पर हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर पाकिस्तान के आला ओहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। वह हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जाकिर नाइक का ताल्लुक इंडिया से है। बांग्लादेश में एक मशहूर होटल पर दहशतगर्द हमले के बाद एक हमला आवर ने जाकिर नाइक का नाम लिया था और कहा था कि वो जाकिर नाइक से बहुत मुतासिर है, जिसके बाद से जाकिर नाइक इंडिया से फ़रार हैं। वो आमतौर पर मलेशिया में रहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट को उनकी तलाश है। जाकिर नाइक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में कई प्रोग्राम से खिताब करने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया जमाइका की तरक्की के सफ़र का एक अहम पार्टनर है और कई शोबों में अपनी महारत से उसे फ़ायदा पहुंचाने के लिए तैयार है। मोदी ने जमाइका के वज़ीर-ए-आज़म के साथ बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि जमाइका के प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, हेल्थ, बायोफ्यूल और दूसरे शोबों में ताउन के बारे में बातचीत की। उन्होंने आलमी और इलाक़ाई मसाइल पर भी बातचीत की। उन्होंने इस बात से इत्तेफाक किया कि तमाम तनाज़ात और तनाव को बातचीत के ज़रिए हल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क आलमी अमन और सलामती को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। मोदी ने कहा कि इंडिया और जमाइका इस बारे में एक राय रखते हैं कि तमाम आलमी इदारों में सुधार होना चाहिए, जिनमें UN सिक्योरिटी काउंसिल भी शामिल है। जमाइका के वज़ीर-ए-आज़म पीर को इंडिया पहुंचे थे। ये जमाइका के किसी वज़ीर-ए-आज़म का इंडिया में पहला दौरा है। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी मरहले के तहत वोट डाले गए। इस मरहले में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 70% पोलिंग हुई। इस तरह अब तमाम मरहले पूरे हो चुके हैं। 8 अक्टूबर को हरियाणा असम्बली इलेक्शंस के साथ नतीजे सामने आएंगे। इन नतीजों पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं। इस मरहले में 5000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग हुई। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई। 7 ज़िलों के 40 असम्बली हलकों में वोट डाले गए। ये ज़िले जम्मू, कथुआ, सांबा, उधमपुर, कुपवाड़ा, बारामूला और बांदीपुरा हैं। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए। सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। पोलिंग स्टेशन पर लंबी लंबी लाइनें देखी गईं। इस इलेक्शन में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद, बीजेपी और PDP के दरमियान असल मुकाबला है। लाइन में नहीं खड़ा होते हैं, दो लाइन हो जाते हो। आज क्यों भूखा हूँ जाता लाइन में हो जाओ, लाइन में। रोजगार को रोजगार मिलना चाहिए। जो जवान बच्चे बैठे हैं बेरोजगार, जैसे हमारे पास कोई काम नहीं है, 55 साल उम्र होगी और नहीं, कुछ तो कम से कम हमारी पेंशन लगनी चाहिए। कोई सरकारी काम नहीं है, कोई बाहर का होता नहीं है। बीमार हूँ मैं, किडनी की प्रॉब्लम है मेरे को। हमारे जब हम किराए पर बैटरी पर चलाते हैं भैया, 20 रुपये लेता है मेरा पति। 20 रुपये से हम 400 रुपया उसको देंगे जिसकी लेते हैं गाड़ी। हम यही बोलेंगे कि बिजली के पानी के बिल माफ होने चाहिए, जैसे पहले से वैसे होने चाहिए। और गरीब नु जिसके पास रोटी पानी का कोई इंतजाम नहीं, उसका इंतजाम किया जाए। तो वोट तो जरूरी डालना चाहिए, बहुत कीमत है, एक हक है हमारी पब्लिक का, जो कि डालने से हम अपना अच्छा कैंडिडेट चुन सकते हैं चुनाव में। और इसके लिए ये है कि मैं चाहता हूँ हर बड़ा बूढ़ा जितने तक वोट बने सबको आना चाहिए। मेरा नाम मिताली शर्मा है और वोट देना तो जरूरी ही होता है। अब यही हक हमें मिला हुआ कि वोट देना, अपना आदमी को भी चुनना अपने लिए, तो जरूरी होता है, देना चाहिए सबको वोट। ऐसे तो आप अपने आगे फ्यूचर के लिए जो अच्छा होगा उसको चुने, और क्या हो सकता है, यही है। नाम प्रणव खजूरिया है, मैं यही नान नगर में रहता हूँ, सेक्टर 11 में। तो वोटिंग, आपको पता है कि वोटिंग सबके लिए ज़रूरी है, वोटिंग सबको करनी चाहिए। सुबह अपना सारे ज़रूरी काम छोड़कर नहाने से भी पहले आकर ना सब लोग वोटिंग करें आगे, और अपना वोट उसी को डालें जो आपके हक के लिए खड़ा होता है, जो आपके काम कर सकता है, जिसके ऊपर आपको पता है कि यहाँ पूरा यकीन है, उसी को आकर वोट डालें। वोट की उतनी अहमियत होती है जितनी हमारी जिंदगी की है, क्योंकि जो हम वोट डालेंगे हम देखेंगे कि हमने कौन सा आदमी चुन कर रखा जो हमारे मसले हल करेगा, आगे हमारे मसले बोलेगा। हमारे बहुत से मसले ऐसे हैं, अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो उसका फायदा क्या है? इसका मतलब है कि हमें वोट जरूरी डालना चाहिए। हमारे बिजली का मसला है, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं गर्मी में, पानी का मसला है,
पानी नहीं आता है उससे गलियां पकी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। मीठे के बगैर खुशियाँ तो वैसे ही फीकी लगती हैं। बेकवेल केक हाउस के खुशनुमा और ताज़ा तरीन ड्राई फ्रूट से बनी चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर के साथ। जी हाँ, शहर हैदराबाद में पहली मर्तबा बेकवेल केक हाउस की शानदार पेशकश। नंबर 1 क्वालिटी की जाफरान, बादाम, पिस्ता और भी कई ड्राई फ्रूट्स के मेल जोल में तैयार की गई चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर, क्योंकि हम रखते हैं आपकी खुशियों का ख्याल। स्विगी और जोमेटो से भी हासिल कर सकते हैं। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। लबनान में इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन के दावे हिजबुल्लाह ने रद्द कर दिया। कहा कई जगह जमा सिपाहियों को निशाना बनाया गया। इसराइल में काफी अंदर तक हिजबुल्लाह के हमले, तेल अवीव भी शामिल। साउथ लबनान में IDF बमबारी। सीरिया में इसराइल का हवाई हमला, बशर अल असद के भाई मुतासरीन में शामिल हो सकते हैं। लबनान में सीज फायर की जरूरत है, बाइडेन का बयान। वजीर आजम नजीब मीकाती ने कहा अमरीका और फ्रांस कोशिशें कर रहे हैं। गाजा में एक और UN स्कूल पर इसराइल का हमला, 7 जाँ बहक। UN ओहदेदार ने कहा गाजा रहने लायक नहीं रहा। तेल अवीव और इलाद बंदरगाह पर यमनियों का हमला, इराक में अमरीकी अड्डे पर रॉकेट्स दागे गए। मोसाद के खिलाफ ईरान की यूनिट का चीफ इसराइल का एजेंट है, साबिक सदर महमूद अहमदीनेजाद ने किया दावा। जमाइका के वजीर आजम ने की मोदी से मुलाकात, आपसी और आलमी मसाइल पर बातचीत, आलमी इदारों में सुधार से इत्तेफाक। जम्मू कश्मीर में वोटिंग पूरी, तीसरे मरहले में 70% के करीब पोलिंग। 8 अक्टूबर के नतीजों पर तमाम नजरें टिक गईं। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरा सबको दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।